गगन जीएस स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2024 के एग्जाम के लिए जीके जीएस में हम लोग पढ़ रहे हैं प्राचीन भारत का इतिहास, जिसकी आज है 5वीं और अंतिम क्लास। तो आप सभी लोग इस क्लास को ध्यान से पढ़िएगा और पसंद आए तो गगन जीएस स्टडी पॉइंट चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में सबसे पहले आप लोग देखिए मौर्य साम्राज्य को, और इसमें सबसे पहले देखिए चंद्रगुप्त मौर्य को। और यहां से दोस्तों आपको ध्यान रखना है, जैसा कि हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था कि नंद वंश के आखिरी शासक धनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य ने कौटिल्य की सहायता से पराजित कर दिया, और चंद्रगुप्त मौर्य दोस्तों कौटिल्य की सहायता से मगध के शासक बने, और चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध में नए राजवंश की स्थापना की, जिसका नाम है मौर्य राजवंश। ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। और चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का पहला राष्ट्रीय सम्राट भी कहा जाता है। इतना चीज आप लोग यहां से ध्यान रखिएगा। इसके बाद आप लोग ध्यान रखिएगा कौटिल्य को। तो कौटिल्य का कुछ और भी नाम है दोस्तों, जैसे कौटिल्य को ही चाणक्य कहा जाता है, और कौटिल्य को ही विष्णुगुप्त कहा जाता है, और कौटिल्य को भारत का मैकियावेली भी कहा जाता है। इन नामों को दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा कि कौटिल्य का ही नाम है चाणक्य, और इनका ही नाम है विष्णुगुप्त, और इन्हें ही मैकियावेली कहा जाता है। और ये दोस्तों चंद्रगुप्त के दरबार में राज्य पुरोहित थे और एडवाइजर या सलाहकार भी थे, और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार के कौटिल्य जी प्रधानमंत्री थे। और इसके बाद आप लोग ध्यान रखिएगा कि कौटिल्य ने दोस्तों अर्थशास्त्र की रचना की, और इस अर्थशास्त्र की दोस्तों भाषा या लैंग्वेज थी संस्कृत, और इसकी स्क्रिप्ट या लिपि थी ब्राह्मी, और इसका सब्जेक्ट या विषय था राजनीति, और इसके पार्ट या भाग थे 15। तो इतना चीज सबसे पहले आप लोग यहां से ध्यान रखिएगा कि कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार के राज्य पुरोहित, सलाहकार और प्रधानमंत्री थे, और कौटिल्य जी ने अर्थशास्त्र की रचना की, जिसकी भाषा थी संस्कृत, और इसकी लिपि थी ब्राह्मी, और सब्जेक्ट या विषय था राजनीति, और भाग थे दोस्तों 15। इसके बाद दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर या अलेक्जेंडर के प्रधान सेनापति सेल्यूकस निकेटर के बीच में युद्ध हुआ, जिसे कहा जाता है सिंधु का युद्ध या बैटल ऑफ इंडस। और इस युद्ध में दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य विजयी हो गए और सेल्यूकस निकेटर की पराजय हो गई दोस्तों। और इसके बाद सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य से समझौता किया, और उसमें दोस्तों सेल्यूकस निकेटर ने सबसे पहले आप लोग ध्यान रखिएगा कि अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से करने का फैसला किया, और सेल्यूकस निकेटर ने अपने अधीन जो 4 राज्य थे उसे चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिया। और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस निकेटर ने अपना एक दूत दिया दोस्तों, जिसका नाम था मेगास्थनीज, और इसी मेगास्थनीज ने दोस्तों एक किताब लिखी है जिसका नाम है इंडिका। ये बहुत बार एग्जाम में आया है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। तो सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में जब समझौता हुआ, तो सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य को 4 राज्य दिए, और एक राजदूत मेगास्थनीज दी चंद्रगुप्त मौर्य को। और इसी मेगास्थनीज ने एक किताब लिखी जिसका नाम था इंडिका, और सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से करा दिया। और इसके बदले में चंद्रगुप्त मौर्य ने दोस्तों सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथियां दी। ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। और इसके बाद दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा कि 298 बीसी या 298 ईसा पूर्व में दोस्तों श्रवण बेलागोला, जो कि है दोस्तों कर्नाटक में, वहां पर चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हो गई। इतना चीज बस दोस्तों आप लोग चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में ध्यान रखिएगा। इसके बाद दोस्तों
चंद्रगुप्त मौर्य के लड़के बिंदुसार के बारे में आप लोग ध्यान रखिएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य के लड़के हुए बिंदुसार, और चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद ये दोस्तों शासक बने, और बिंदुसार दोस्तों आजीविका रिलीजन या आजीविका धर्म के अनुयायी थे, और बिंदुसार को दोस्तों अमित्र घात कहा जाता था, अर्थात शत्रुओं का नाश करने वाला। और इनके भी प्रधानमंत्री थे दोस्तों कौटिल्य या चाणक्य जी, और बिंदुसार के बारे में आप लोग ध्यान रखिएगा कि इनका सबसे बड़ा मंत्री परिषद का आकार था जिसमें कुल 500 मंत्री थे। तो इतना चीज आप लोग चंद्रगुप्त मौर्य के लड़के बिंदुसार के बारे में ध्यान रखिएगा कि ये आजीविका धर्म के अनुयायी थे, और इन्हें अमित्र घात भी कहा जाता था, और इनके प्रधानमंत्री भी थे कौटिल्य, और इनका सबसे बड़ा मंत्री परिषद का आकार था जो कि था 500 मंत्रियों का। बिंदुसार के बाद दोस्तों मगध पर शासन किए भारत के महान सम्राट अशोक ने। तो आइए हम लोग अशोक के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो इसमें आप लोग ध्यान रखिएगा कि बिंदुसार के 2 लड़के थे दोस्तों, जिनमें जो बड़ा लड़का था उसका नाम था सुसीम, और सुसीम से छोटे थे दोस्तों अशोक। लेकिन दोस्तों यहां पर आप लोगों को ध्यान रखना है कि राधा गुप्त की सहायता से अशोक ने दोस्तों अपने भाई सुसीम की 273 ईसा पूर्व या बीसी में दोस्तों हत्या कर दी अपने बड़े भाई सुसीम की। लेकिन अशोक का दोस्तों राज्य अभिषेक हुआ 268 बीसी या ईसा पूर्व में। ये चीज दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा। तो अशोक में आप लोग ध्यान रखिएगा कि राधा गुप्त की सहायता से अशोक ने अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या कर दी 273 बीसी में, और इसके बाद दोस्तों अशोक का राज्याभिषेक हुआ 268 बीसी या ईसा पूर्व में। इसके बाद आपको अगली चीज ध्यान रखनी है कि अशोक भारत का पहला ऐसा शासक हुआ दोस्तों जो लोगों से शिलालेखों के माध्यम से जुड़े। तो इतना चीज दोस्तों आप लोग सबसे पहले अशोक के बारे में ध्यान रखिएगा। इसके बाद आइए हम लोग देखते हैं अशोक के शिलालेखों के बारे में, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन अक्सर आ जाता है। तो इसमें आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो अशोक के शिलालेख थे दोस्तों उसकी भाषा थी प्राकृत, और इसकी स्क्रिप्ट या लिपि थी दोस्तों सबसे ज्यादा जो पाई गई वो थी दोस्तों ब्राह्मी, और इसके बाद थी दोस्तों खरोष्टी, ग्रीक और अरमेइक। तो एग्जाम में दोस्तों ब्राह्मी ही पूछता है। तो यहां से आप लोग ध्यान रखिएगा कि अशोक के जो शिलालेख थे उसकी भाषा या लैंग्वेज थी प्राकृत, और स्क्रिप्ट या लिपि थी दोस्तों ब्राह्मी। और पहली बार दोस्तों अशोक के शिलालेखों को पढ़ा गया जेम्स प्रिंसप के द्वारा। ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद आइए हम लोग अशोक के जो मुख्य शिलालेख थे दोस्तों जो कि थे 14, उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो अशोक के जो मुख्य शिलालेख थे वो थे दोस्तों 14, और इसमें आपको देखना है कि किस शिलालेख में क्या क्या लिखा गया था। तो अशोक का जो पहला मुख्य शिलालेख था दोस्तों वो पशु वध पर प्रतिबंध के बारे में बताता है, और जो 5वां शिलालेख था वो धम्म नीति के बारे में बताता है, और जो 8वां शिलालेख है अशोक का वो धम्म यात्रा के बारे में बताता है, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों अशोक का 13वां शिलालेख, और ये बताता है कलिंग युद्ध के बारे में। तो इतना चीज आप लोग यहां से ध्यान रखिएगा कि अशोक के जो मुख्य शिलालेख थे उनकी संख्या थी 14, और इसमें जो पहला मुख्य शिलालेख था उसमें दिया गया है पशु वध पर प्रतिबंध के बारे में, और 5वें शिलालेख में दिया गया है धम्म नीति के बारे में, और 8वें शिलालेख में दिया गया है धम्म यात्रा के बारे में, और 13वें शिलालेख में दिया गया है दोस्तों कलिंग युद्ध के बारे में। इसके बाद आप लोग ध्यान रखिएगा कलिंग युद्ध के बाद दोस्तों अशोक उपगुप्त की सहायता से बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। और यहां से दोस्तों ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि किस सम्राट ने कलिंग युद्ध के बाद युद्ध लड़ना छोड़ दिया, तो उसका राइट आंसर हो गया दोस्तों अशोक। और इसी में आप लोग ध्यान रखिएगा कि कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने उपगुप्त की सहायता से
बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। और इसके बाद आप लोग ध्यान रखिएगा कि भारत के महान सम्राट अशोक ने कुछ शहर की स्थापना की, जिसमें है दोस्तों श्रीनगर, ललितपटन और देवपटन। और ये ललितपटन और देवपटन है दोस्तों नेपाल में, ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। तो अशोक ने श्रीनगर, ललितपटन और देवपटन शहर की स्थापना की। इसके बाद आप लोग को ध्यान रखना है दोस्तों, एक कवि थे कलहड़, जो कि दोस्तों कश्मीर के कवि थे, और इन्होंने एक किताब लिखी राज तरंगड़ी। और कलहड़ की राज तरंगड़ी के अनुसार दोस्तों अशोक कश्मीर के पहले राजा थे। ये चीज दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा। और ये बहुत बार एग्जाम में आया है कि राज तरंगड़ी नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं, तो वो है दोस्तों कलहड़। और इसमें यह बताया गया है दोस्तों कि अशोक कश्मीर के पहले राजा थे। और इसके बाद आपको ध्यान रखना है मौर्य वंश के अंतिम शासक जो कि थे बृहद्रथ। मौर्य वंश के बाद आप लोग देखिए शुंग राजवंश को, और इसमें आप लोग सबसे पहले ध्यान रखिएगा पुष्यमित्र शुंग को। और पुष्यमित्र शुंग से आपको याद रखना है कि पुष्यमित्र शुंग एक ब्राह्मण थे जो कि मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ के प्रधान सेनापति थे। और इन्होंने दोस्तों बृहद्रथ की हत्या कर दी और मगध के नए शासक बने। और पुष्यमित्र शुंग ने दोस्तों जब बृहद्रथ की हत्या कर दी तो उन्होंने नए राजवंश की स्थापना की, जिसे कहा जाता है शुंग राजवंश। तो ये चीज दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा कि पुष्यमित्र शुंग एक प्रधान सेनापति थे मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ के, और उन्होंने बृहद्रथ की हत्या कर दी और मगध में नए राजवंश की स्थापना की, जिसका नाम है दोस्तों शुंग राजवंश। और इन्होंने दोस्तों सबसे पहला यह काम किया कि अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से बदलकर विदिशा कर दी, जो कि है दोस्तों मध्य प्रदेश में। तो ये क्वेश्चन आता है कि पुष्यमित्र शुंग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से बदलकर कहां कर दी। तो यहां से दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा कि पुष्यमित्र शुंग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से बदलकर विदिशा कर दी थी। और इसके बाद देखिए जो पुष्यमित्र शुंग थे दोस्तों, इन्होंने सांची स्तूप जो कि है दोस्तों मध्य प्रदेश में, उसकी मरम्मत करवाई। और पुष्यमित्र शुंग दोस्तों विद्वान थे पतंजलि महाभाष्य के, अर्थात दोस्तों महर्षि पतंजलि द्वारा एक किताब लिखी गई है जो कि है दोस्तों संस्कृत व्याकरण, जिसका नाम है महाभाष्य, और उसके विद्वान थे पुष्यमित्र शुंग। तो ये चीज दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा कि महर्षि पतंजलि द्वारा लिखित एक संस्कृत व्याकरण है जिसका नाम है महाभाष्य, उसके विद्वान थे पुष्यमित्र शुंग। इसके बाद आप लोग ध्यान रखिएगा कि प्राचीन जो संस्कृत व्याकरण है उसका नाम है अष्टाध्यायी, और इसके लेखक हैं दोस्तों महर्षि पाणिनि जी। ये चीज दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा। और इसी अष्टाध्यायी में से दोस्तों पतंजलि जी ने कुछ श्लोकों को लेकर एक संस्कृत के नए व्याकरण की रचना की, जिसका नाम था महाभाष्य, और उसी के विद्वान थे पुष्यमित्र शुंग। इसके बाद आप लोग ध्यान रखिएगा कि पुष्यमित्र शुंग के बाद शुंग वंश के अगले शासक बने अग्निमित्र। और इनके बारे में बस आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि एक किताब थी दोस्तों जिसका नाम था मालविकी अग्निमित्रम, और ये लिखा गया था दोस्तों कालिदास जी द्वारा, और ये था दोस्तों अग्निमित्र की प्रेम कथा के बारे में। तो अग्निमित्र से आप लोग यही ध्यान रखिएगा कि इनकी एक प्रेम कथा थी जो कि लिखा गया कालिदास जी के द्वारा, और उसका नाम है मालविकी अग्निमित्रम। और इसके बाद शुंग वंश के अंतिम शासक को आप लोग ध्यान रखिएगा, और शुंग वंश के अंतिम शासक थे देवभूति। और शुंग वंश के बाद देखिए सतवाहन वंश, और इसमें आपको ध्यान रखना है कि सतवाहन वंश के संस्थापक हुए सिमुक, और इनकी राजधानी थी दोस्तों प्रतिष्ठान, जो कि है संभाजी नगर
महाराष्ट्र में, और इनकी एक राजधानी और थी दोस्तों, जो कि है अमरावती। तो यहां से आपको ध्यान रखना है कि सातवाहन वंश के संस्थापक थे सुमुख, और इनकी राजधानी थी प्रतिष्ठान, जो कि है संभाजी नगर महाराष्ट्र में, और इनकी एक दूसरी राजधानी थी जिसका नाम है अमरावती। और सातवाहन वंश के सबसे शक्तिशाली राजा हुए दोस्तों गौतमी पुत्र सतकर्णी, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और सातवाहन वंश के अंतिम शासक का नाम है विजय सतकर्णी। तो इतना आपको सातवाहन वंश से ध्यान रखना है। इसके बाद देखिए कुषाण राजवंश को, और कुषाण राजवंश को ही कहा जाता है युची वंश, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और कुषाण वंश के जो लोग थे दोस्तों, ये आए थे तिब्बत और चीन के इलाके से, और ये सब थे युची समुदाय से, इसीलिए दोस्तों कुषाण राजवंश को कहा जाता है युची वंश। और कुषाण वंश के संस्थापक थे दोस्तों कुजुल कटफिसेस, जिसे कटफिसेस प्रथम भी कहा जाता है। इसके बाद कुजुल कटफिसेस के लड़के थे दोस्तों वीमा कटफिसेस, जिन्हें कटफिसेस द्वितीय भी कहा जाता है। और वीमा कटफिसेस कुषाण वंश के ऐसे शासक थे दोस्तों जिन्होंने भारत में पहली बार सोने के सिक्के चलाए। तो वीमा कटफिसेस से आप लोग ध्यान रखिएगा कि ये कुषाण वंश के शासक थे और ये भारत में पहली बार सोने के सिक्के चलाए। तो कुषाण वंश से आपको इतना चीज ध्यान रखना है कि कुषाण वंश को ही कहा जाता है युची वंश, और इसके संस्थापक थे कुजुल कटफिसेस, जिन्हें कटफिसेस प्रथम भी कहा जाता है, और इनके लड़के हुए वीमा कटफिसेस, जिन्हें कटफिसेस द्वितीय कहा जाता है। और वीमा कटफिसेस ने भारत में पहली बार सोने के सिक्के चलाए। इसके बाद देखिए कुषाण वंश के सबसे प्रभावशाली शासक कनिष्क को, और कनिष्क के बारे में आप लोग ध्यान रखिएगा कि कनिष्क कुषाण वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक हुए, और कनिष्क को कुषाण वंश का अशोक भी कहा जाता है। और कनिष्क ने दोस्तों अपनी राजधानी बनाई पोरुषपुर और मथुरा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि कनिष्क की दो राजधानियां थी, जो कि है एक पोरुषपुर और दूसरी है मथुरा। इसके बाद आपको ध्यान रखना है दोस्तों कनिष्क के दरबार में जो विद्वान रहते थे उनका नाम। तो कनिष्क के दरबार में विद्वान थे दोस्तों, सबसे पहले आप लोग ध्यान रखिएगा वसुमित्र, अश्वघोष, नागार्जुन, और नागार्जुन जी को भारत का आइंस्टाइन भी कहा जाता है। और लास्ट में आप लोग ध्यान रखिएगा चरक, और चरक जी को दोस्तों भारतीय दवाओं का जनक कहा जाता है, या फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन। तो इतना चीज दोस्तों आपको कनिष्क से ध्यान रखना है। और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो है दोस्तों कनिष्क के दरबार में जो विद्वान रहते थे उनका नाम। तो इसमें आप लोग ध्यान रखिएगा वसुमित्र, अश्वघोष, नागार्जुन, जिन्हें भारत का आइंस्टाइन भी कहा जाता है, और लास्ट में आप लोग ध्यान रखिएगा चरक, जिन्हें भारतीय दवाओं का जनक कहा जाता है। इसके बाद आप लोगों को कुषाण वंश की जो कला शैली थी उसको ध्यान रखना है। तो कुषाण वंश में दो कला शैली विकसित हुई, जिसमें एक है गांधार कला शैली और दूसरा है मथुरा कला शैली। और यहाँ पर दोस्तों इनके बीच में आपको डिफरेंस या अंतर ध्यान रखना है। तो गांधार कला शैली में आप लोग ध्यान रखिएगा कि ये थी दोस्तों मिश्रित या मिक्स्ड, अर्थात गांधार कला शैली पर दोस्तों भारतीय और विदेशी दोनों का प्रभाव था। और मथुरा कला शैली शुद्ध रूप से भारतीय थी। और गांधार कला शैली थी दोस्तों यथार्थवादी, और मथुरा कला शैली थी आदर्शवादी। ये चीज आपको ध्यान रखना है। और गांधार कला शैली में थे दोस्तों सिर्फ बौद्ध धर्म, और मथुरा कला शैली में बौद्ध धर्म, जैन धर्म और हिंदू, ये तीनों थे दोस्तों। ये चीज आपको ध्यान रखना है। और गांधार कला शैली दोस्तों इसको संरक्षण मिला
कुषाण वंश के शासक और शक वंश के शासकों के द्वारा। और मथुरा कला शैली को संरक्षण मिला दोस्तों कुषाण शासकों के द्वारा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। मथुरा से संबंधित अगर कोई भी चीज आए दोस्तों तो उसमें आप लोग ध्यान रखिएगा कि उसका संबंध कुषाण शासकों से ही है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। कुषाण वंश के बाद आप लोग देखिए गुप्त वंश। और गुप्त वंश में आप लोग सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि गुप्त वंश के संस्थापक थे श्रीगुप्त। और श्रीगुप्त के बाद दोस्तों गुप्त वंश पर शासन किए श्रीगुप्त के लड़के घटोत्कच गुप्त ने। तो इतना चीज आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि गुप्त वंश के संस्थापक हुए श्रीगुप्त और श्रीगुप्त के बाद गुप्त वंश के शासक हुए घटोत्कच गुप्त। लेकिन दोस्तों इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण शासक हुए उनमें सबसे पहले आप लोग देखिए चंद्रगुप्त प्रथम को। और चंद्रगुप्त प्रथम को दोस्तों गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक के नाम से भी जाना जाता है। तो चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक थे। और इनकी शादी हुई दोस्तों लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी से। और चंद्रगुप्त प्रथम को एक टाइटल या उपाधि मिली जो कि थी दोस्तों महाराजा धीराज की। ये बहुत बार एग्जाम में आया है दोस्तों कि चंद्रगुप्त प्रथम को क्या उपाधि दी गई। तो वहां से आप लोग ध्यान रखिएगा कि चंद्रगुप्त प्रथम को उपाधि दी गई महाराजा धीराज की। तो चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक थे और इनकी शादी हुई लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी से और इन्हें उपाधि दी गई महाराजा धीराज की। इसके बाद देखिए चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त वंश के अगले शासक हुए समुद्रगुप्त। और समुद्रगुप्त में आप लोग ध्यान रखिएगा कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। और ये नेपोलियन कहा गया ब्रिटेन के इतिहासकार वी स्मिथ के द्वारा। तो इतना चीज दोस्तों आप लोग यहां से ध्यान रखिएगा कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है और ये नेपोलियन कहा गया ब्रिटेन के इतिहासकार वी स्मिथ के द्वारा। और ये नेपोलियन क्यों कहा गया दोस्तों इसे आप लोग जान लीजिए। तो समुद्रगुप्त की जो युद्ध नीति थी वो नेपोलियन से मिलती जुलती थी, इसीलिए ब्रिटेन के इतिहासकार वी स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा। इसके बाद आपको ध्यान रखना है समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे हरिसेन। और हरिसेन ने दोस्तों प्रयाग प्रशस्ति की रचना की संस्कृत भाषा में। और इसी प्रयाग प्रशस्ति को कहा जाता है इलाहाबाद अभिलेख। और ये क्वेश्चन आया था दोस्तों इस बार यूपीपी का जो एग्जाम हुआ था उसमें कि प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी। तो वो किए थे समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन ने। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा कि समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे हरिसेन जिन्होंने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की संस्कृत में। और इसी प्रयाग प्रशस्ति को कहा जाता है इलाहाबाद अभिलेख या इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन। इसके बाद आपको ध्यान रखना है समुद्रगुप्त को ही कहा जाता है लिच्छवी दहित्र। और यह इसलिए कहा जाता है दोस्तों क्योंकि समुद्रगुप्त जो थे वो चंद्रगुप्त प्रथम और लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी के पुत्र थे और इसलिए समुद्रगुप्त को कहा गया लिच्छवी दहित्र। और समुद्रगुप्त दोस्तों संगीत प्रेमी थे वीणा के और इसीलिए इन्हें कविराज भी कहा गया। तो इतना आपको समुद्रगुप्त से ध्यान रखना है। समुद्रगुप्त के बाद दोस्तों गुप्त वंश के अगले शासक हुए चंद्रगुप्त द्वितीय। और इसमें आपको ध्यान रखना है कि चंद्रगुप्त द्वितीय को उपाधि या टाइटल दी गई विक्रमादित्य की। तो यहां से आपको ध्यान रखना है कि चंद्रगुप्त प्रथम को टाइटल दी गई महाराजा धीराज की और चंद्रगुप्त द्वितीय को टाइटल या उपाधि दी गई विक्रमादित्य की। और चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त वंश के ऐसे पहले शासक थे जिसने चांदी के सिक्के चलाए। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और चंद्रगुप्त द्वितीय ने ही दिल्ली में लौह स्तंभों का निर्माण कराया। और चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार के
एक कवि थे दोस्तों जिनका नाम था विशाख दत्त, और उन्होंने लिखा देवी चंद्रगुप्तम, जो कि एक नाटक है। तो इसके बाद आपको अगली चीज ध्यान रखनी है, चंद्रगुप्त द्वितीय की राजधानी। तो चंद्रगुप्त द्वितीय की दो राजधानी हुई दोस्तों। सबसे पहले चंद्रगुप्त द्वितीय की राजधानी थी पाटलिपुत्र, और बाद में चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी राजधानी बना ली उज्जैन को, और उज्जैन के दरबारी कवि हुए दोस्तों कालिदास, और इसी उज्जैन में दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपना अधिकतम समय बिताया। और चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में ही एक चीनी यात्री आया दोस्तों भारत में, जिसका नाम था फाहियान। तो इतना चीज आपको ध्यान रखना है कि चंद्रगुप्त द्वितीय को उपाधि दी गई विक्रमादित्य की, और चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त वंश के ऐसे पहले शासक हुए जिसने चांदी के सिक्के चलाए, और चंद्रगुप्त द्वितीय ने ही दिल्ली में लौह स्तंभों का निर्माण कराया। और चंद्रगुप्त द्वितीय के समय के ही एक कवि थे जिनका नाम था विशाख दत्त, और विशाख दत्त ने एक नाटक लिखा जिसका नाम था देवी चंद्रगुप्तम। और चंद्रगुप्त द्वितीय की दोस्तों दो राजधानी हुई, जिसमें जो पहली राजधानी थी वो थी पाटलिपुत्र, और इसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी राजधानी उज्जैन कर ली, और इस उज्जैन के दरबारी कवि हुए दोस्तों कालिदास, और यहीं पर चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपना अधिकतम समय बिताया। और चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में ही एक चीनी यात्री आया जिसका नाम था फाहियान। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद आप लोग ध्यान रखिएगा गुप्त वंश के अगले शासक कुमारगुप्त प्रथम को। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद गुप्त वंश के अगले शासक हुए कुमारगुप्त प्रथम, और कुमारगुप्त प्रथम ने दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और इसी में आप लोग ध्यान रखिएगा विक्रमशिला विश्वविद्यालय, और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी पंजाब के शासक धर्मपाल ने। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की कुमारगुप्त प्रथम ने, और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की धर्मपाल ने। और इन दोनों विश्वविद्यालयों अर्थात नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को विध्वंस किया गया दोस्तों। एक लुटेरा आया भारत में जिसका नाम था बख्तियार खिलजी। तो ये चीज दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा कि नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय, इन दोनों को जलाया गया बख्तियार खिलजी के द्वारा। इसके बाद अगली चीज आपको ध्यान रखनी है दोस्तों, हुण, जो कि एक विदेशी आक्रांता था, ये भारत में प्रवेश किया कुमारगुप्त प्रथम के ही समय में, लेकिन ये स्कंदगुप्त के द्वारा पराजित कर दिया गया। और दोस्तों इसके बाद लास्ट में आप लोग ध्यान रखिएगा गुप्त वंश के अंतिम शासक हुए विष्णुगुप्त। तो इतना चीज दोस्तों आपको गुप्त वंश से ध्यान रखना है। इसके बाद आप लोग गुप्त काल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को ध्यान रखिएगा, और इसमें आपको सबसे पहले ध्यान रखना है गुप्त काल का राजकीय संकेत। और गुप्त काल का राजकीय संकेत था दोस्तों गरुड़, और गुप्त काल की राजकीय भाषा थी संस्कृत। ये चीज आपको ध्यान रखना है। और गुप्त काल में दो सिक्के चलाए गए दोस्तों, जिसमें एक था चांदी जिसको कहा जाता है रुपये का, और दूसरा था दोस्तों सोने का सिक्का जिसे कहा जाता है दिनार। तो इतना चीज आप लोग ध्यान रखिएगा गुप्त वंश से कि गुप्त वंश की या गुप्त काल की राजकीय भाषा थी संस्कृत, और गुप्त काल का राजकीय संकेत था गरुड़। और गुप्त वंश में या गुप्त काल में दो सिक्के चलाए गए, जिसमें जो चांदी का सिक्का होता था उसका नाम था दोस्तों रुपये का, और सोने के सिक्कों को कहा जाता था दिनार। इसके बाद देखिए गुप्त काल को स्वर्णिम काल कहा जाता है कला के क्षेत्र में, भाषा के क्षेत्र में, और विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि गुप्त काल को स्वर्णिम काल कहा जाता है कला के क्षेत्र में, भाषा के क्षेत्र में, और विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में। इसके बाद आपको ध्यान रखना है गुप्त वंश के कुछ विद्वानों का नाम, और इसमें सबसे पहला नाम आपको ध्यान रखना है
आर्यभट्ट जी का, जो कि गणितज्ञ और ज्योतिषाचार्य दोनों थे। और आर्यभट्ट ने ही सबसे पहले शून्य का जो प्रयोग होता है उसके बारे में बताया, और आर्यभट्ट ने पाई का जो मान होता है 22/7 उसको बताया, और आर्यभट्ट ने ही दिया दोस्तों 1 से लेकर 9 तक जो संख्याएं होती हैं उसका स्थानीय मान। तो इतना चीज आपको आर्यभट्ट से ध्यान रखना है। इसके बाद गुप्त वंश के अगले विद्वान थे ब्रह्मगुप्त, और ब्रह्मगुप्त ने दिया दोस्तों गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत। और इसके बाद अगले विद्वान का नाम आपको ध्यान रखना है, जो कि है वाराहमिहिर, और वाराहमिहिर ने दिया दोस्तों बृहद संहिता का सिद्धांत। और लास्ट में आप लोग ध्यान रखिएगा महर्षि सुश्रुत को, जो कि गुप्त वंश के एक चिकित्सा शास्त्री एवं शल्य चिकित्सक थे। तो गुप्त वंश के बाद आप लोग देखिए वर्धन वंश, या इसी को कहा जाता है पुष्यभूति वंश। और इसमें सबसे पहली चीज आपको ध्यान रखनी है कि वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश की स्थापना किए थे पुष्यभूति ने, और इनकी राजधानी थी दोस्तों थानेश्वर। और इसके बाद अगली चीज आपको ध्यान रखनी है, वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश के वास्तविक संस्थापक थे दोस्तों प्रभाकर वर्धन। और प्रभाकर वर्धन की 3 संतानें थी दोस्तों, जिसमें 2 लड़के थे और 1 लड़की। और लड़कों का नाम था दोस्तों, जो बड़ा लड़का था उनका नाम था राज्यवर्धन, और जो छोटे लड़के थे उनका नाम था हर्षवर्धन, और लड़की का नाम था राजश्री। तो यहां से दोस्तों आपको इतना चीज सबसे पहले ध्यान रखना है कि वर्धन वंश को ही कहा जाता है पुष्यभूति वंश, और इसकी स्थापना किए थे पुष्यभूति, और इनकी राजधानी थी शुरुआत में थानेश्वर। और वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश के वास्तविक संस्थापक थे प्रभाकर वर्धन, और प्रभाकर वर्धन की 3 संतानें थी, जिनका नाम था राज्यवर्धन, हर्षवर्धन और राजश्री। इसके बाद आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो प्रभाकर वर्धन की पुत्री थी राजश्री, उसकी शादी हुई दोस्तों कन्नौज के मौखरी वंश के शासक गृहवर्मन के साथ। और इस गृहवर्मन को दोस्तों एक बंगाल के शैव सम्राट थे जिनका नाम था शशांक, उन्होंने मार दिया, और प्रभाकर वर्धन की पुत्री राजश्री को बंधक बना लिया। इसके बाद प्रभाकर वर्धन के बड़े पुत्र राजवर्धन दोस्तों उसकी खोज में गए, और राजवर्धन को भी जो शशांक था बंगाल का शैव सम्राट उसने भी मार दिया। इसके बाद दोस्तों हर्षवर्धन ने एक बौद्ध भिक्षु जिनका नाम था दिवाकर मित्र, उनकी सहायता से शशांक को पराजित कर दिया और अपनी बहन को छुड़ाए। और इन्हीं हर्षवर्धन के बारे में दोस्तों हम लोगों को पढ़ना है। तो चलिए देखते हैं हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन में आप लोग सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि हर्षवर्धन का शासन चला 606 ईस्वी से लेकर 647 ईस्वी तक। और इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि हर्षवर्धन 16 वर्ष की आयु में राजपुत्र शिलादित्य के उपाधि के साथ गद्दी पर बैठे, और इन्होंने सबसे पहले अपनी राजधानी थानेश्वर से बदलकर कन्नौज कर दी। ये चीज दोस्तों एग्जाम में बहुत बार पूछता है, तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा कि हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर से बदलकर कन्नौज कर दी। इसके बाद आप लोग ध्यान रखिएगा हर्षवर्धन और वातापी के चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय के बीच में एक युद्ध हुआ 634 ईस्वी में, और इस युद्ध को कहा गया नर्मदा का युद्ध। और इस युद्ध में दोस्तों हर्षवर्धन की हार हुई और वातापी के चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय की विजय हुई। और इस युद्ध के जो साक्ष्य मिले हैं दोस्तों वो मिले हैं ऐहोल अभिलेख से, जो कि लिखा गया था रवि कीर्ति के द्वारा।
तो इतना चीज आपको यहां से ध्यान रखना है कि 634 ईस्वी में हुआ नर्मदा का युद्ध हर्षवर्धन और वातापी के चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय के बीच में, जिसमें हर्षवर्धन की हार हुई और वातापी के चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय की विजय हुई। और इस नर्मदा युद्ध के साक्ष्य मिले ये होल अभिलेख से, जिसे लिखा था रवि कीर्ति ने। इसके बाद दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा कि हर्षवर्धन ने आदि शंकराचार्य की मदद से 7वीं शताब्दी में प्रयाग में कुंभ की शुरुआत की और हर 5 वर्ष में हर्षवर्धन महामोक्ष परिषद का आयोजन कराता था दोस्तों, प्रयागराज वर्तमान के इलाहाबाद में। और हर्षवर्धन के समय में ही आया दोस्तों एक चीनी यात्री जिसका नाम था वेनसोंग, और इस वेनसोंग को दोस्तों कहा जाता है शाक्य मुनि या यात्रियों का राजकुमार। ये चीज दोस्तों आपको यहां से ध्यान रखनी है। और हर्षवर्धन ने दोस्तों कुछ नाटकों की रचना की जिसे आपको ध्यान रखना है, और वे नाटक हैं प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागनंद। तो प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागनंद नाटकों की रचना की हर्षवर्धन ने। और इसके बाद आप लोग ध्यान रखिएगा हर्षवर्धन के दरबार में एक विद्वान थे जिनका नाम था दोस्तों बाणभट्ट, और बाणभट्ट ने रचना की हर्षचरितम, कादंबरी और चंडी शतक की। बस दोस्तों इस क्लास में इतना ही। अगर आपको हमारी ये क्लास अच्छी लगी हो तो आप सभी लोग गगन जीएस स्टडी पॉइंट चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद। मिलते हैं अगली क्लास में।